दोस्तों, एक लड़की जैसे ही कलेक्टर बनती है तो वह अपनी सरकारी गाड़ी को लेकर एक बहुत बड़े बंगले के सामने जाकर खड़ी हो जाती है। वह गाड़ी से उतरती है और उतरने के बाद उस घर की डोर बेल बजाती है। अंदर से एक बुजुर्ग व्यक्ति निकलता है और वह उस लड़की से पूछने लगता है कि बेटी तुम कौन हो और तुम्हें किससे मिलना है। उसके बाद कलेक्टर साहिबा एक व्यक्ति का नाम बताती है, लेकिन वह व्यक्ति उन्हें बताता है कि वह लोग तो यहां से काफी दिन पहले जा चुके हैं और फिलहाल वह कहाँ रहा करते हैं इस बारे में मुझे नहीं पता है। इसके बाद जो कलेक्टर साहिबा होती हैं वह मायूस होकर वहां से उल्टा अपनी गाड़ी में बैठती है और वहां से चली जाती है। कौन थे वह व्यक्ति जिनके बारे में कलेक्टर साहिबा पता कर रही थी और ऐसा क्या कारण था जिस वजह से उनके ना मिलने पर कलेक्टर साहिबा मायूस हो गई थी? पूरी कहानी की सच्चाई जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वही आप लोग से छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को एक लाइक कर दीजिए ताकि जो मेरा हौसला है वह और भी ज्यादा बढ़ता रहे और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग कहानियां ऐसे ही रोज रोज मैं आप लोगों को हमेशा सुनाता रहूं। दोस्तों, गुजरात के एक डिस्ट्रिक्ट में कॉलेज होता है जिस कॉलेज के अंदर एक शुभम नाम का व्यक्ति पढ़ा करता है। शुभम जिसके पिता करोड़पति हैं और उनका ढेर सारे का कारोबार है, तो शुभम को रुपए पैसों की कोई भी दिक्कत नहीं होती है। वह गाड़ी से आया जाया करता और कॉलेज के अंदर फुल एंजॉय कर रहा था। एक दिन शुभम जब अपनी क्लास में बैठा हुआ था तो उसकी नजर अपनी ही क्लास की एक लड़की पर पड़ती है जिसका नाम होता है राधिका। राधिका जो कि मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग किया करती है। उसके पिता सरकारी टीचर हैं, लेकिन वह पढ़ने लिखने में काफी ज्यादा होशियार है। एक दिन टीचर कुछ सवाल पूछ रहे थे तो उस सवाल का जवाब देने के लिए राधिका अपनी सीट पर खड़ी होती है और उसी दौरान शुभम की नजर राधिका पर टिक जाती है। राधिका जो देखने में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी और शुभम जैसे ही उसे देखता है तो पहली ही नजर में उससे प्यार कर बैठता है और वह मौका ढूंढता है कि किसी तरह से राधिका से बात हो जाए। धीरे धीरे समय बीतता है और समय के साथ साथ शुभम क्लास के अंदर बैठा राधिका की तरफ घूर घूर कर देखता रहता है। कॉलेज के अंदर उन्हें 6 महीने बीत जाते हैं पढ़ाई करते हुए और 6 महीने बाद अचानक से एक दिन शुभम को मौका मिल जाता है राधिका से बात करने का, जो कि पिंकी फिलहाल कैंटीन में बैठी हुई थी और उसके आसपास कोई भी नहीं था। इसके बाद शुभम हिचक हुए उसके पास जाता है और वहां जाकर उससे बात करने लगता है। राधिका शुभम के बारे में जानती थी कि वह पैसे वाला है तो इसी वजह से शुभम से राधिका दूर होने लगती है। वह सोचती है कि पैसे वाला कहीं मेरा गलत फायदा उठाना ना चाहे, लेकिन तभी सुमित हिम्मत करके अपने दिल की बात राधिका से कह देता है और कहता है कि राधिका, जब से मैंने तुमको देखा है तभी से तुम बार बार मेरे सामने आया करती हो और मुझे लगता है कि मुझे तुमसे प्यार हो गया है। अब यह बात सुनकर राधिका जो बात अब तक सोच रही थी वह बात बार बार उसके दिमाग में हिट करने लगती है और वह सोचने लगती है कि सच में ही यह मेरा फायदा उठाना चाहता है और इसी वजह से मेरे सामने अपने झूठे प्यार का इजहार कर रहा है। तो वह उसे मना कर देती है, कहती है कि शुभम देखो, मेरे पिताजी बहुत गरीब व्यक्ति हैं, हम लोग तुम्हारे आसपास भी नहीं है, तो हमारा तुम्हारा इस तरह से बातें करना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अगर मेरी बदनामी हो गई तो बहुत कुछ गलत हो जाएगा। ऐसा कहकर राधिका वहां से उठकर चली जाती है और शुभम मन के अंदर बहुत कुछ बातें सोचने लगता है। सोचता है कि पिंकी मेरे बारे में गलत समझ रही है, इसी वजह से इसने ऐसा कहा है। तो उसको विश्वास दिलाने के लिए वह बार बार राधिका के सामने ऐसी बातें किया करता जिन बातों से राधिका को भी शुभम से धीरे धीरे प्यार होने लगता है, जैसे कि दूसरों की मदद करना और कॉलेज के अंदर जो जूनियर आया करते थे उन लोगों की प्रोटेक्शन करना। इस बात को देखकर राधिका भी इंप्रेस हो जाती है और उसके बाद राधिका भी शुभम से धीरे धीरे बात करने लगती है। शुभम राधिका से अपने प्यार का इजहार दोबारा से कर देता है और इस बार जो पिंकी होती है उसके प्यार को एक्सेप्ट कर लेती है और कहती है कि ठीक है शुभम, मैं भी तुमसे प्यार करती हूं और हम दोनों एक साथ रहेंगे। इसके बाद शुभम और राधिका कॉलेज के अंदर एक दूसरे के साथ ज्यादा से ज्यादा टाइम बिताया करते हैं और इस बात के बारे में कॉलेज के अंदर ज्यादातर सभी को पता चल गया था। धीरे धीरे उनकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाती है और जैसे ही ग्रेजुएशन कंप्लीट होती है तो उसके बाद शुभम राधिका से कहने लगता है कि राधिका, अब हम दोनों को शादी कर लेनी चाहिए। अब राधिका जैसे ही इस बात को सुनती है तो उससे कहने लगती है कि सुमित देखो, बात तो तुम सही कह रहे हो, लेकिन मेरे ख्याल से तुम्हारे घर वाले इस शादी के लिए नहीं मानेंगे, क्योंकि मेरे पिता एक मामूली से टीचर हैं और तुम्हारे पिता करोड़पति हैं, तो वह मना कर देंगे इस शादी के लिए। लेकिन शुभम उससे कहता है कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, मैं अपने घर वालों से इस बारे में बात कर लूंगा और कोई भी कैसी भी दिक्कत नहीं है। इसके बाद शुभम अपने घर जाता है
और अपने पिता से अपनी शादी की बात करने लगता है। कहता है कि पिताजी, कॉलेज के अंदर मैं एक राधिका नाम की लड़की से प्यार किया करता हूं और मैं चाहता हूं कि मैं उसी से शादी कर लूं। अब पिता जैसे ही इस बात को सुनता है तो अंदर ही अंदर बहुत कुछ अपने बेटे के बारे में सोचने लगता है, क्योंकि वह करोड़पति व्यक्ति था और उसके अंदर अमीरी का घमंड कूट कूट कर भरा हुआ था। लेकिन वह अपने बेटे को अभी कोई भी बात महसूस नहीं होने उन्हें देता है और कहता है कि ठीक है बेटा, मैं किसी दिन जाकर तुम्हारी शादी की बात कराऊंगा, तुम मुझे उनका एड्रेस दे देना। इस बात को सुनकर शुभम बड़ा ही खुश होता है और उसके बाद अपने कमरे में जाकर राधिका के पास फोन मिला देता है। फोन मिलाने के बाद वह यह सारी बातें राधिका को बता देता है और कहता है कि राधिका, पिताजी शादी के लिए एग्री हो गए हैं और वह कह रहे हैं कि वह किसी दिन तुम्हारे घर आएंगे और शादी की बात कर लेंगे। इसके बाद राधिका जब इस बात को सुनती है तो बड़ी ही खुश होती है और वह अपने पिता को अपने शुभम के बारे में बता देती है। पिता उससे कहने लगता है कि बेटी, वैसे तो समाज वाले अलग अलग तरह की बातें बनाएंगे, लेकिन जब तुम उससे प्यार करती हो तो मुझे इस शादी से कोई भी ऐतराज नहीं है। कुछ दिनों बाद जो शुभम का पिता होता है वह अपनी लग्जरी कार में बैठता है और वहां से सीधा राधिका के घर पहुंच जाता है। राधिका का घर दूसरे डिस्ट्रिक्ट में था और वहां पर एक गरीब इलाके में राधिका घर बना हुआ था। घर तो ठीक ठाक बन रहा था, लेकिन शुभम के पिता के घर के सामने वह कुछ भी नहीं था। इसके बाद जैसे ही शुभम का पिता राधिके घर में जाता है तो वहां जाकर अंदर के सामानों की हालत देखने लगता है। वहां जाते ही उसका माथा चढ़ गया था, लेकिन राधिका ने अपने पिता को बता दिया था कि आज शुभम के पिता आने वाले हैं, तो वह उसकी पूरी तैयारी करे हुए बैठे थे। तभी जो राधिके पिता हैं वह उनको आदर सम्मान के साथ घर के अंदर बिठाते हैं और बिठाने के बाद चाय नाश्ता कराते हैं। चाय नाश्ता करने चाय के बाद जो शुभम का पिता होता है वह राधिका के पिता से बात करने लगता है और बातों ही बातों में वह अमीरी का रोब झाड़ने लगता है और कहता है कि देखो, तुम्हारी बेटी को मेरे बेटे से कहना होगा कि वह उससे प्यार नहीं किया करती है। इसके लिए चाहे तुम जितने भी पैसे ले लो, लेकिन मेरे बेटे के साथ आपकी बेटी की शादी नहीं हो सकती। इस बात को सुनकर राधिका के पिता को बड़ी ही हैरानी होती है, क्योंकि अब तक वह समझ रहे थे कि यह शादी की बात करने के लिए आया है, लेकिन यहां पर यह पैर का रब दिखाने के लिए आया है ताकि वह अपने बेटे को इस लड़की से छुटकारा दिला सके। इसके बाद जो राधिका के पिता होते हैं वह उससे कहने लगते हैं कि देखो साहब, आप जितना पैसा तो हमारे पास नहीं है। अगर आप अपना पैसों का बल दिखाकर हम लोगों को खरीदना चाहते हो तो ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी अगर आपको कोई आपत्ति है तो मैं अपनी बेटी से साफ साफ बोल दूंगा कि उस घर में तुम्हारा रिश्ता नहीं हो सकता और तुम उस लड़के को भूल जाओ। यह बात पिंकी भी भीतर बैठी बैठी सुन लेती है और पूरी बात के बारे में उसको जानकारी होती है। अंदर बैठी बैठी राधिका फूट फूट कर रोने लगती है। इधर जो शुभम का पिता होता है वह वहां से जाने लगता है और कहता है कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मेरी इस बात को मान लिया, और इसके बाद अपनी गाड़ी में बैठता है और वहां से चला जाता है। राधिका इस बात को सुनकर पूरी तरह से टूट गई थी। तभी राधिका पिता उसके पास जाता है और अपनी बेटी को समझाते हुए कहता है कि बेटी, यह अमीर लोग हैं, जब बाप के अंदर इतना घमंड है पैसों का तो बेटे के अंदर भी इतना ही होगा। तुम ऐसा करो, उससे मना कर दो कि तुम उससे शादी नहीं कर सकती। अब राधिका शुभम को पिछले 2.5 साल से जानती थी, लेकिन अभी अभी शुभम का पिता जो कह कर गया है और उसके पिता ने उससे जो बात कही है वह कहीं ना कहीं उसे सच लग रही है। इसी वजह से पिंकी शुभम के पास फोन करती है और उसे अपने आप को भूल जाने के लिए कह देती है। अब सुमित जब इस बात को सुनता है तो उससे पूछने लगता है कि राधिका, ऐसा क्या हुआ? हम पिछले 2.5 साल से एक दूसरे को अच्छी तरह से जानते हैं, तो तुम मुझे परेशानी तो बता सकती हो। लेकिन राधिका उसे कुछ भी बताने से मना कर देती है और फोन काट देती है, यह कहकर कि आज के बाद मेरे पास फोन मत करना और मैं तुम्हें नहीं जानती और तुम मुझे नहीं जानते। अब जो शुभम होता है उसे इस बात पर बड़ी हैरानी होती है कि ऐसा क्या हो गया जो राधिका खुद शादी के लिए मना कर रही है। इसके थोड़ी ही देर बाद शुभम के पिता वहां पर आ जाते हैं तो शुभम अपने पिता से पूछने लगता है कि पिताजी, वहां पर ऐसा क्या हुआ था जो राधिका ने फोन कर मुझे शादी से मना कर दिया है। तो जो शुभम का पिता होता है वह उसे कह देता है कि बेटा, उस घर में मैं तेरी शादी नहीं करवा सकता, क्योंकि वह घर बहुत बहुत ही छोटा है और वह लोग हमारे आगे बहुत ही ज्यादा गरीब हैं। उन लोगों से हमारी कोई बराबरी नहीं है, तो तू उसे भूल जा, यही अच्छा होगा। अब शुभम जैसे ही इस बात को सुनता है तो एकदम से अपने पिता से कहने लगता है कि पिताजी, ऐसा नहीं हो सकता, मैं उस लड़की से प्यार करता हूं और मैं उसी से शादी करूंगा। लेकिन पिता अपने बेटे को साफ साफ बोल देता है कि मैं नहीं चाहता कि तुम उस लड़की से शादी करो। अगर तुमने ऐसा किया तो देख लेना, फिर मैं अपने आप को इस दुनिया से विदा कर लूंगा। अब जैसे शुभम अपने पिता की इस बात को सुनता है तो वह बड़ा ही असमंजस में पड़ जाता है। एक तरफ तो उसका 2.5 साल पुराना प्यार था
जिससे 2.5 साल से वह प्यार किया करता था, और दूसरी तरफ उसका जीवन भर का प्यार था उसका पिता, जिसे वह बचपन से जाना पहचाना करता था और उसकी उंगली पकड़कर उसने चलना सीखा था। इसके बाद जो शुभम है थोड़ी देर तक सोच विचार करता है और सोच विचार करने के बाद कह देता है कि ठीक है पिताजी, अगर आप नहीं चाहते कि मैं उस लड़की से शादी करूं तो मैं बिल्कुल भी उस लड़की से शादी नहीं करूंगा। लेकिन आप यह बात भी सुन लीजिए, उसके सिवा मैं किसी से शादी नहीं कर सकता और जीवन भर मैं ऐसे ही रहूंगा। इस बात को सुनकर पिता को थोड़ा सा धक्का लगता है, लेकिन फिर वह सोचने लगता है कि हो सकता है अभी अभी इसका दिल टूटा है, इस वजह से ऐसी बातें कर रहा। तो वह कह देते हैं कि ठीक है, अगर तुझे शादी नहीं करनी तो बेशक से मत कर, लेकिन उस घर में तुम्हारी शादी नहीं हो सकती। शुभम इस बात को लेकर बड़े ही परेशान रहने लगता है। वह दिन भर अपने कमरे के अंदर रहा करता, ना किसी से ज्यादा बात किया करता और ना ही अपने यार दोस्तों से मिलने जुलने के लिए जाया करता। पहले शुभम अपने यार दोस्तों के साथ घूमा करता, लेकिन अब उसकी जिंदगी पूरी तरह से चेंज हो गई है। अब पिता जब अपने बेटे की हालत देखता है तो उसे तरस तो आता है। वह सोचता है कि क्यों ना उसी से शादी करा दूं, लेकिन कहीं ना कहीं उसके जो पैसों का घमंड उसके दिमाग में पल रहा था वह उसके सामने आ जाता है और वह उसको बार बार रोक लेता है उस लड़की के साथ अपने बेटे की शादी कराने से। इसके बाद कई बार वह अपने बेटे को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन बेटा उसकी एक बात नहीं सुनता है। धीरे धीरे इसी तरह से 30 साल बीत जाते हैं। 30 साल तक ना तो शुभम ने राधिका को कभी फोन किया था और ना ही पूरी तरह से उसे अपने दिमाग से निकाल पाया था। शुभम के पिता जबरदस्ती उसको इधर उधर फंक्शन में ले जाया करते थे, लेकिन शुभम का कहीं भी मन नहीं लगा करता है और वह ऐसे ही गुमसुम सा उस फंक्शन में घूमकर वापस आ जाया करता है। ऐसे ही एक फंक्शन में शुभम अपनी पूरी फैमिली के साथ जा रहा था और जैसे ही वह लोग वहां से वापस लौट रहे थे तो उसका पिता उसे धमकाने लगता है उस लड़की की बात को लेकर और कहता है कि तूने अच्छा नहीं किया, जो कुछ भी तू कर रहा है वह बहुत ही गलत है, इस वजह से हमें बहुत ही ज्यादा दुख होता है। लेकिन तभी शुभम अपने पिता को दोबारा से वही बात कह देता है जो काफी दिनों पहले उसने अपने पिता से कही थी। इस बात को सुनकर पिता थोड़ा सा परेशान हो जाता है और वह गाड़ी को थोड़ा तेज भगाने लगता है। कहता है कि मैंने तुझे बचपन से पालकर बड़ा किया है और तूने जरा भी मेरी इस बात पर ध्यान नहीं दिया है और तू अपने मन की करना चाहता है। इसके बाद जो शुभम की माँ होती है वह भी उसे समझाने लगती है, कहती है कि बेटा जो तेरे पिता कह रहे हैं ठीक है, उनकी बात मान जा, उनकी को भी समझ ले। लेकिन शुभम साफ साफ मना कर देता है और कहता है कि माँ मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा। दारी के अंदर इसी तरह की बातें चल रही थी, बाप बेटे में बहस हो रही थी और माँ दोनों के झगड़े को शांत कराने की कोशिश कर रही थी। तभी उसी दौरान जो शुभम का पिता होता है उसका रोड से ध्यान हट जाता है और एकदम से उनकी गाड़ी का एक बहुत जोरदार एक्सीडेंट हो जाता है। और जैसे ही शुभम को होश आता है तो वह देखता है कि उसके पैर में बहुत ही गहरी चोट लगी हुई है और उसकी माँ की मौत हो चुकी है। उसके पिता अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें गिन रहे हैं, तो वह फौरन से अब पिता की तरफ जाता है और उन्हें जैसे तैसे करके बाहर निकालने की कोशिश करता है। वह जो शुभम का पिता है वह उसे अपने आप को बाहर निकालने से मना कर देता है और कहता है कि बेटा मुझे बेशक से बाहर मत निकालो, क्योंकि अब मेरा अंतिम समय आ गया है। मुझे लगता है कि अब मैं जिंदा नहीं बच पाऊंगा और मैं इस दुनिया से जाने से पहले तुमसे एक बात कहना चाहता हूं। उसके बाद शुभम कहता है कि नहीं पिताजी, मैं पहले आपको बाहर निकालता हूं, पहले आपको हॉस्पिटल ले चलता हूं और उसके बाद हम लोग बातें करेंगे। लेकिन पिता उसे रोकते हुए कह देता है कि बेटा काफी दिनों से मैं इसी बारे में सोच रहा था कि तुम्हारी उसी लड़की से शादी हो जानी चाहिए, लेकिन मैं तुमसे अपने अभिमान के चलते कह नहीं पाया था। ये बातें तो आज मैं तुमसे कह रहा हूं कि तुम बेशक से उस लड़की से शादी कर लेना, क्योंकि अब मैं ऊपर वाले के पास जा रहा हूं और इसके बाद मेरा घमंड मेरे साथ ही चला जाएगा। इस बात को सुनकर शुभम की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह अपने पिता को बाहर निकालने लगता है और थोड़ी ही देर में वहां पर एम्बुलेंस भी आ गई थी। एम्बुलेंस के अंदर शुभम अपने माता पिता को ले जाता है और वहां जाकर थोड़ी ही देर बाद उसके पिता की भी मौत हो जाती है और डॉक्टर साहब उसको मृत घोषित कर देते हैं। इसके बाद सुमित अपने माता पिता की मौत से बड़ा ही टूट जाता है और बहुत ही ज्यादा इस बात से परेशान रहने लगता है। धीरे धीरे शुभम के पैर का इलाज होता है, लेकिन जैसे ही उसका इलाज कंप्लीट होता है तो उसे पता चलता है कि वह जीवन भर के लिए विकलांग हो गया है। उसके इस पैर में कोई ऐसी कमी रह गई है जो वह अपनी जिंदगी को पहले की तरह नहीं जी सकता है। उसे जीवन भर किसी के सहारे की जरूरत होगी और यह बात देखकर शुभम बड़ा ही उदास हो जाता है। इसके बाद वह सोचने लगता है कि क्यों ना राधिका से बात की जाए और अब उससे शादी कर लेनी चाहिए, क्योंकि पिता की भी आखिरी इच्छा यही बन रही थी। अंतिम समय में उन्होंने मुझसे कह ही दिया था
कि तुम बेशक से उसी लड़की से शादी कर लो। शुभम अपना फोन निकालता है और फोन निकालकर राधिका से बात करने लगता है, क्योंकि इस बात को काफी दिन हो गए हैं और वह सोच रहा है कि कहीं ऐसा ना हो राधिका की शादी हो गई हो और अब उसके पास कोई ऐसा चांस ही नहीं हो। जैसे ही शुभम फोन मिलाता है तो राधिका नंबर मिल ही नहीं पाता है। इसके बाद वह एक कॉमन फ्रेंड के पास फोन करता है जो राधिका को अच्छी तरह से जाना पहचाना करती थी और उसके पास फोन करके राधिका के बारे में पता करने लगता है। तो उसकी जो कॉमन फ्रेंड होती है वह उसे बताती है कि राधिका फिलहाल कलेक्टर बन चुकी है और उसकी ट्रेनिंग चल रही है। इस बात को सुनकर शुभम बड़ा ही हैरान होता है और सोचने लगता है इस बारे में कि अब मैं अगर उससे शादी के लिए बात करूंगा तो वह मुझसे तो नहीं करेगी, लेकिन मैं विकलांग हो गया हूं, और अब उसके तो नहीं करेगी, लेकिन मैं विकलांग हो गया हूं, लायक नहीं हूं। इस बात को सोचकर वह उस फोन को काट देता है और अपने आप को गुमनामी की जिंदगी में रखने लगता है। धीरे धीरे लगभग 1 साल बीतता है और 1 साल के अंदर शुभम का पूरा व्यापार ठप हो गया था, क्योंकि अब वह ना तो अपने व्यापार पर ध्यान दिया करता है और ना ही उसका कहीं भी मन लगा करता है। वह घर अंदर पड़ा रहा करता और दिन रात शराब पिया करता। ऊपर से उसने अपने उस घर को भी बेच दिया था जिस घर के अंदर वह अपने पिता के साथ रहा करता था। उसके बाद शुभम उस घर को बेचने के बाद वहां से चला जाता है उन पैसों को लेकर और इधर उधर ऐसे ही भटकने लगता है। इधर जो राधिका होती है उसकी जैसे ही ट्रेनिंग कंप्लीट होती है तो उसके बाद एक जगह पर उसकी पोस्टिंग हो जाती है और वहां पर रहकर वह कार्यभार संभाल लगती है। लेकिन जो राधिका होती है उसके दिमाग में अब भी सुमित बसा हुआ था और वह वहां से सीधा अपनी गाड़ी लेती है और गाड़ी लेकर शुभम के घर पर पहुंच जाती है। और वहां जाकर जैसे ही वह दरवाजा खटखटा है तो घर के अंदर से कोई और व्यक्ति निकलता है और उसे बता देता है कि वह लोग तो यहां से काफी दिनों पहले इस घर को बेचकर जा चुके हैं। इसके बाद जो पिंकी होती है वह शुभम के बारे में पता करने लगती है और लगभग 1 महीने बाद उसे सुमित के बारे में पता चल जाता है। शुभम यहां से अपना घर छोड़कर एक गरीब बस्ती में रहा करता है जहां पर वह इधर उधर छोटी मोटी मजदूरी करके अपना समय व्यतीत कर रहा है। इसके बाद राधिका उसका प्रॉपर एड्रेस लेती है और सीधा उसके उस घर पर पहुंच जाती है जहां पर शुभम फिलहाल रहा करता था। सुमित फिलहाल घर के अंदर ही बैठा हुआ था और जैसे ही वह राधिका को अपने घर के दरवाजे पर देखता है तो एकदम से उससे आंख चुराने लगता है। शुभम ने अपना हाल पूरी तरह से बेहाल कर रखा था। तभी जो राधिका होती है वह उसके पास जाती है और कहने लगती है कि शुभम यह क्या हाल बना रखा है, तुम कैसे थे? और कहने लगती है अब अपने आप को आईने में देखो तुम्हारी क्या हालत हो गई है। लेकिन जो शुभम होता है वह उसे मना कर देता है कि कौन सुमित, कैसा शुभम? मैं शुभम नहीं हूं, देखो आपको कोई गलत फहमी हुई है, यहां पर कोई सुमित नाम का व्यक्ति नहीं रहता है। हालांकि शुभम ने राधिका को पहचान लिया था लेकिन फिर भी वह उसे पहचानने से मना कर रहा था। इसके बाद जो राधिका होती है उसकी आंखों में आंसू आ गए थे शुभम की ऐसी हालत देखकर और उसके मुंह से इन बातों को सुनकर वह उससे कहने लगती है कि शुभम, मैंने ऐसी क्या गलती कर दी जो तुम मुझे पहचानने से मना कर रहे हो? क्या अब भी तुम उस बात के लिए नाराज हो जो बात मैंने तुमसे उस दिन कही थी? लेकिन तब शुभम उससे मना करने लगता है, कहता है कि मैं पहले तो आपको जानता ही नहीं और फिर आप कौन सी बातों की बात कर रही हो और कौन शुभम, किसका शुभम और कैसा सुमित? आप यहां से चली जाओ, आपके लिए अच्छा इसी में होगा। तो जो राधिका होती है वह शुभम का हाथ उठाती है और अपने सर पर रख देती है और कहती है कि अगर तुम शुभम नहीं हो तो मेरे सर पर हाथ रख के इस बात की कसम खा जाओ कि तुम शुभम नहीं हो और मैं गलत आदमी को शुभम कहकर पुकार रही हूं। इस बात को सुनते ही शुभम की आंखों से आंसू बहने लगते हैं और यह इस बात का प्रमाण था कि वह शुभम ही था। इसके बाद राधिका शुभम की आंखों के आंसुओं को पचती है और उससे कहने लगती है कि शुभम, आखिर तुम्हारे साथ ऐसा क्या हुआ जो तुम्हारी हालत ऐसे हो गई और तुम किस वजह से मुझे पहचानने से भी मना कर रहे हो? तो जो शुभम होता है वह अपनी पूरी कहानी राधिका को बता देता है और कहता है कि पिंकी, अब मैं तुम्हारे लायक नहीं बचा। मेरे एक पैर में ऐसी दिक्कत आ गई है कि जीवन भर मैं किसी दूसरे के सहारे से चलूंगा। यहां पर भी मैं छोटे मोटे वैसी पढ़ाई लिखाई के काम किया करता हूं जिनसे मेरा गुजारा हो जाता है और अपने जीवन को व्यतीत कर रहा हूं। तो मेरे साथ में तुम अपनी जिंदगी को बर्बाद मत करो, तुम यहां से चली जाओ और मुझे पूरी तरह से भूल जाओ। लेकिन जो पिंकी होती है वह उसे कह देती है कि शुभम, आज जो मैं कलेक्टर बनी हूं वह तुम्हारी ही बदौलत है। अगर तुम्हारे पिता उस दिन हमें गरीब होने का एहसास नहीं दिलाते तो शायद आज मैं कलेक्टर नहीं बन पाती। उस दिन के बाद मेरे अंदर एक अलग सी आग लग गई और उसके बाद मैंने ठान लिया कि मुझे कोई बड़ा अधिकारी बनना है ताकि मैं शुभम के घर उससे अपनी शादी की बात करने के लिए खुद जा सकूं और उसके पिता इस रिश्ते से मना नहीं कर पाए। तो शुभम कहने लगता है
कि हाँ राधिका, मुझे भी पता है कि तुम कलेक्टर बन चुकी हो। जब तुम कलेक्टर बनी थी तो उसी दौरान मैंने पता किया था तुमसे बात करने के लिए, लेकिन जब मैंने देखा कि तुम कलेक्टर बन चुकी हो और मैं एक विकलांग हूं तो मैंने सही नहीं समझा तुमसे बात करना, और इसी वजह से मैं आज तक तुमसे छुपता हुआ आ रहा हूं। इस बात को सुनकर राधिका एकदम से शुभम के गले लिपट जाती है और कहती है कि शुभम, अब तुम चिंता मत करो, जो हो गया उसे भूल जाओ, लेकिन मैं तुम्ही से शादी करूंगी। ऐसा कहकर पिंकी शुभम को अपने साथ ले जाती है और वहां से सीधा एक अच्छे से सैलून में ले जाती है। सैलून में ले जाने के बाद उसको अच्छी तरह से तैयार करती है और तैयार करने के बाद अपने पिता को उससे मिला देती है। राधिका के जो पिता थे वह इस शादी के खिलाफ बिल्कुल भी नहीं थे, तो वह उन दोनों बच्चों की शादी कराने के लिए एग्री हो जाते हैं और पिंकी के पिता की देखरेख में दोनों की शादी हो जाती है। शादी होने के बाद राधिका शुभम को अपने साथ रखती है और वहीं पर अच्छी तरह से जीवन व्यतीत करती है। उसने शुभम के लिए एक छोटा सा रोजगार खुलवा दिया था और शुभम ने अब शराब पीना भी छोड़ दिया था, क्योंकि जिंदगी के अंदर जिस बात का उसे दुख था वह दुख उसका खत्म हो गया था और अब वह अपनी पत्नी के साथ हंसी खुशी जीवन व्यतीत कर रहा है। तो दोस्तों, यह थी एक छोटी सी कहानी जहां पर एक लड़के को एक लड़की से प्यार हो जाता है, लेकिन अमीरी की वजह से उसका पिता उससे शादी करने से मना कर देता है। बदले में वह लड़की कलेक्टर बन जाती है और दोनों का जीवन दोबारा से एक मोड़ पर आकर मिल जाता है और वह लोग हंसी खुशी जीवन व्यतीत करने लगते हैं। आप क्या कहना चाहते हो इस कहानी के बारे में? आपकी जो भी राय हो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, लोगों के साथ शेयर कर सकते हो। वीडियो अगर अच्छी लगी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।